तो हमने यहाँ पे बात की थी PGE2 के फंक्शंस की, जिसमें हम उसके यूट्रस पे फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो PGE2 आपके यूट्रस की रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। तो जब यूट्रस की ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्टरनेट रिलैक्सेशन होती है, तब यूट्रस लेबर में जाता है और आपके बेबी की बर्थ होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट। अब आप ये बात नोट करें कि PGE2 और PGF2 अल्फ़ा के एग्जैक्टली अपोजिंग फंक्शंस हैं। तो ये भी बात आपको इसको याद रखने में हेल्प करेगी। अब हम क्विकली इस फ्लो चार्ट की जो है रिवीजन देंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग जो हमने शुरू में दी क्लियर हो जाएगी। सो फॉस्फोलिपिड्स आपके कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के। इनके ऊपर जब एक एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A2, तो वो रिलीज़ करवाता है अराकिडोनिक एसिड। ये अराकिडोनिक एसिड के ऊपर जब फर्दर एंजाइम एक्ट करेंगे साइक्लोऑक्सीजनेज या लाइपोऑक्सीजनेज, तो ये क्लासिफाई हो जाएगा इनटू डिफरेंट इकोसनॉइड्स। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर जब साइक्लोऑक्सीजनेज या आपका एंजाइम PGH सिंथेज एक्ट करेगा, तब ये कौन से टाइप्स के इकोसनॉइड्स बनाएगा। तो जब अराकिडोनिक एसिड के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम PGH सिंथेज एक्ट करता है, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, द साइक्लोऑक्सीजनेज सिस्टम एंड द पेरोक्सिडेज सिस्टम। तो जब अराकिडोनिक एसिड के ऊपर आपका साइक्लोऑक्सीजनेज सिस्टम एक्ट करेगा, तो वो PGG2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस PGG2 के ऊपर द पेरोक्सिडेज कंपोनेंट ऑफ PGH सिंथेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो ये PGG2 आपका PGH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये PGH2 फर्दर इकोसनॉइड्स में कन्वर्ट होगा, जिनमें पहले हमने डिस्कस किया था थ्रोम्बोक्सेन A2, जिनके फंक्शंस क्या थे। It is produced primarily by the platelets. The site of synthesis is important to remember. Secondly, it promotes the platelet aggregation. It causes vasoconstriction. It mobilizes intracellular calcium for the contraction of smooth muscles. Smooth muscles की contraction जब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी, वो किस तरह होती है जब आपका इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लेवल्स इंक्रीज करते हैं। थ्रोम्बोक्सेन के अलावा फिर PGH2 आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द एंडोथेलियल सेल्स। इट कॉजेज वेजोडाइलेशन एंड इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। और आप नोट करेंगे थ्रोम्बोक्सेन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन्स के ऑल्टरनेट या ओपोजिंग इफेक्ट्स होते हैं। सिमिलरली PGF2 अल्फा is produced by most tissues. It causes vasoconstriction, contraction of smooth muscles, and stimulates the uterine contractions. Or PGE2 is also produced by most of the tissues, especially the kidney. It causes vasodilation, relaxes the smooth muscle, and it is used to induce labor, क्योंकि labor में alternate contraction और relaxation होती है. So that is why PGE2 and in addition to that PGF2 alpha both play a role in the induction of labor. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की इनहिबिशन कैसे की जाती है? पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट ड्रग या एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो आपकी बॉडी बनाती है, दोनों तरह से इसमें हेल्प करती है इन द इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। कॉर्टिसोल इज़ अ स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड इट इनहिबिट्स द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। तो आप यहाँ पे देखें कि कहाँ पे एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2 पड़ा है। फॉस्फोलाइपेज A2 वो पहला एंजाइम है जो फॉस्फोलिपिड से अराकिडोनिक एसिड को रिलीज़ करवाता है। तो जब आपका अराकिडोनिक एसिड रिलीज़ ही नहीं होगा, तो फॉस्फोलिपिड्स में आपका अराकिडोनिक एसिड पड़ा रहेगा और वो फर्दर आपके इकोसनॉइड्स नहीं बनाएगा। सिमिलरली आपके कुछ होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स सच एज एस्पिरिन। आपने एस्पिरिन का नाम सुना होगा। तो एस्पिरिन क्या करता है, आपके साइक्लोऑक्सीजनेज जो आपका सिस्टम होता है उसको इनहिबिट करता है। हमने अभी पढ़ा कि साइक्लोऑक्सीजनेज जो आपका सिस्टम होता है, उसकी बदौलत आपका अराकिडोनिक एसिड पहले PGG2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद PGG2 आपका PGH2 में कन्वर्ट होता है और PGH2 से आपके थ्रोम्बोक्सेन्स बनते हैं। और हमने थ्रोम्बोक्सेन्स के बारे में पढ़ा कि थ्रोम्बोक्सेन्स आपके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाते हैं। तो हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि एस्पिरिन्स का क्या रोल होता है, वो खून को पतला करते हैं। तो खून को पतला करने से क्या मुराद है कि वो आपकी बॉडी में प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करवाते हैं, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स ना बने। तो वो लोग जिनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है,
ताकि उनकी कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक। तो एस्पिरिन क्या करता है, आपके प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोकता है ताकि ऐसे प्लेक्स ना बन सकें और कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज ना हो। सो दैट इज़ वाई एस्पिरिन दी जाती है उन लोगों को जो कि हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ताकि उनकी कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट्स ना बने। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्यों एस्पिरिन दिया जाता है और एस्पिरिन किस एंजाइम पे एक्ट करता है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द सेकेंड क्लास ऑफ इकोसोनॉइड्स जो कि लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से बनते हैं। Arachidonic acid can be converted into a variety of linear hydroperoxy acids by a separate pathway involving the family of lipooxygenases। हम एक क्विक रिव्यू देंगे इस फ्लो चार्ट को। तो आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखें कि लेफ़्ट साइड पे आपका एक एंजाइम पड़ा हुआ है 5 लाइपोऑक्सीजनेज। तो अगर ये एंजाइम अराकिडोनिक एसिड पे ऐड करे तो आपके क्या बनते हैं, ल्यूकोट्रीन्स बनते हैं, विच इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ द इकोसोनॉइड्स। पहली क्लास हमने डिस्कस की जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सेन्स इंक्लूड होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द एंजाइम PGH सिंथेस। अगर अराकिडोनिक एसिड के ऊपर लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करे तो दूसरी क्लास बन जाती है इकोसोनॉइड्स की। तो वो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। That arachidonic acid is converted to a variety of linear hydroperoxy acids by a separate pathway involving a family of lipooxygenases. 5 lipooxygenase converts the arachidonic acids to 5-HPET. This 5-HPET or 5-HPETE is converted to a series of leukotrienes, the nature of final products which varies according to the type of the tissue where they are formed. And leukotrienes are mediators of allergic response and inflammation, very very important। तो ल्यूकोट्रीन्स का मेजर काम क्या होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ये वो करवाती हैं। तो इनिशियली जब आपके अराकिडोनिक एसिड के ऊपर आपका 5 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो आपका इनिशियली LTA4 ल्यूकोट्रीन बनता है। और LTA4 कहाँ पे बनता है, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ होती है, इन ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आपके रिलीज़ करवाते हैं हिस्टामीन आपकी बॉडी के अंदर, और हिस्टामीन आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस करवाता है। एंड हार्ट एंड लंग वेस्कुलर टिश्यूज़। ये LTA4 फिर कन्वर्ट हो सकता है LTB4 में या LTC4, D4 और E4 में। पहले ये LTC4, D4 और E4 में कन्वर्ट हो सकता है। इन तीनों का कॉमन फंक्शन होता है जो कि अब हम रिवाइज करेंगे। सो दे कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सच एज द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन योर ब्रोंकाई। सो इट कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, very very important to remember. It can also cause vasoconstriction. Secondly, it increases the vascular permeability and it also forms the component of slow reacting substance of anaphylaxis. एनाफिलेक्सिस का मतलब होता है आपकी बॉडी में जब जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, उसको कहते हैं एनाफिलेक्सिस। तो आपको पता है कुछ लोगों को पीनट्स या मूंगफली से एलर्जी होती है, तो जब वो मूंगफली खा लेते हैं ना तो उनकी बॉडी में क्या होता है, उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनका पूरा का पूरा फेस फ्लश कर जाता है, उनकी बॉडी के ऊपर धब्बड़ या वेल्स या एडीमा हो जाता है उनकी बॉडी में। क्यों सांस लेने में दुश्वारी क्यों हुई, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से। बॉडी के ऊपर धब्बड़ या एडीमा क्यों हुआ, ड्यू टू इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। तो ये ल्यूकोट्रीन्स दे फॉर्म द मीडिएटर्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स इन योर बॉडी एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा। आपको पता है कि आज़मा जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। एज़मा में आपके जो ब्रोंकाई हैं उनकी इस हद तक कंस्ट्रिक्शन या स्पैज़म हो जाता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो क्या होता है, जब आपके ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो सांस नहीं लिया जाता, और सांस का ना लिया जाना ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन की वजह से एज़मा कहलाता है। तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं जो LTC4, D4 और E4 में होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो
एक कॉर्टिसोल के बारे में हम लोग क्विक रिवीजन यहाँ पे देते हैं। ये कॉर्टिसोल क्या करता है, आपके फॉस्फोलाइपेज A2 की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो जो लोग एज़मा के लिए पंप्स यूज़ करते हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा है, वो एक पंप का स्प्रे मिलता है, वो अपने मुंह में लेते हैं, स्प्रे करते हैं, उनके एज़मा के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। उन पंप्स के अंदर स्टीरॉयड्स ऐड किए होते हैं। ये स्टीरॉयड्स क्या करते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करते हैं ताकि आपका अराकिडोनिक एसिड ना बने। तो जब ये अराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो आपके ल्यूकोट्रीन्स भी नहीं बनेंगे, जो कि आपके एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी करवा रहे होते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो हमने LTC4, D4, E4 के कॉमन फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम LTB4 की बात करेंगे। LTB4 का क्या काम होता है, इट इंक्रीजेज द कीमोटैक्सिस ऑफ पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल्स। तो क्या करते हैं LTB4 कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी बैक्टीरिया का अटैक हो गया तो आपकी बॉडी से उस जगह तक पहुंचाते हैं LTB4 बाय कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस is a phenomena in which the neutrophils or the white blood cells are attracted to the site of bacterial infection। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके थंब के अंदर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हुई है तो आपकी बॉडी से जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उस जगह तक कैसे पहुंचते हैं, ये LTB4 उनकी कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है। They also help to release lysosomal enzymes from the white blood cells for the degradation of bacterial products and causes the adhesion of white blood cells to the focus of bacterial infection. Now we'll talk about the biological effects of eicosanoids. तो इन जनरल इकोसनॉइड्स क्या करवाते हैं, इकोसनॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवाते हैं, नोटेबली एज इट इन्वॉल्व्स द जॉइंट्स, द स्किन एंड द आइज़। आपकी जब आप पैथोलॉजी पढ़ोगे ना आगे अपने आगे जाने वाले सेमेस्टर में, तो एक डिज़ीज़ होती है, उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। ऑटो इम्यून से मुराद क्या है, सेल्फ इम्यून, मतलब कि ऐसा कंडीशन जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम आपके अपने हेल्दी टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये एक डिज़ीज़ होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके अपने वाइट ब्लड सेल्स आपके अपने ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो एक डिज़ीज़ होती है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर आपके अपने वाइट ब्लड सेल्स आपके हेल्दी जॉइंट के कार्टिलेज को अटैक करना शुरू कर देगा। तो आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स किस तरह मेडिएट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोट्रीन्स। तो ल्यूकोट्रीन्स जो उनसे हैं वो आपके एक तो इन्फ्लेमेशन करवाएंगे आपके जॉइंट्स का, दूसरा वहाँ पे कीमोटैक्सिस होगा आपके वाइट ब्लड सेल्स का, जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके जॉइंट के कार्टिलेज को। सिमिलरली स्किन के अंदर भी एक कंडीशन होती है सोराइसिस, जो कि आपकी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली द T सेल्स, वो आपके स्किन के सेल्स को अटैक करते हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। एंड सिमिलरली योर आइज़ कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन सर्टन ऑटो इम्यून रिएक्शंस एज वेल। इकोसनॉइड्स आपके प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं पेन और फीवर का, एंड दे ऑल्सो रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। किस तरह, आपको पता है इस बात का कि थ्रोम्बोक्सेन्स आपके बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन वेजो डायलेशन करवाते हैं। ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है आपकी बॉडी में मेंटेन, एक आपका हार्ट कितनी अच्छी तरह ब्लड को इजेक्ट करवाता है, दूसरा आपके सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स पड़े हैं उनकी कितनी अच्छी रेजिस्टेंस है उस ब्लड के प्रेशर के फ्लो के अगेंस्ट। तो अगर आपका हार्ट कोई भी प्रेशर से आपका इजेक्ट करवा रहा है ब्लड को, लेकिन आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होगा। तो अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा इजेक्ट होता है आपके हार्ट से, तो आपकी बॉडी में वेजोडाइलेशन होनी ज़रूरी है ताकि ब्लड के प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। सिमिलरली अगर आपका ब्लड का प्रेशर कम है तो आपके ब्लड के वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं ताकि ब्लड के प्रेशर को एंड ऑर्गन तक मेंटेन किया जा सके। तो उसमें आपके इकोसनॉइड्स का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपका ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर वेसल्स वेजोडाइलेट कर जाएंगी, और अगर आपका ब्लड का प्रेशर कम है तो आपके बॉडी के अंदर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी ताकि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके।